नमस्कार। तो आपकी आवाज से मैं जसपाल डोगरा इस समय मौजूद हूं ग्राम बकेनिया में, जहां आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने NIOS DLED के लिए एक क्रांति के जनक के रूप में भूमिका का निर्वाह किया और एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप में मिसाल के लायक है और अपने आप से कभी भी उन्होंने कभी जो भी संघर्ष किया उसमें कभी हार नहीं मानी, जिनका नाम है विश्वनाथ शाह, जिनको क्षेत्र के एक प्रखर RTI कार्यकर्ता के रूप में भी पहचान मिली। बात अगर विश्वनाथ जी के बारे में करें तो विश्वनाथ शाह जी शरीर से दिव्यांग हैं, लेकिन उनके जो बुलंद हौसले हैं उनके आगे आज एक ऐसी खुशखबरी भरी खबर है पूरे देश के उन NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी इस मांग का समर्थन करते हुए उनके हक में फैसला सुनाया है और इस फैसले से देश के लाखों NIOS DLED की डिग्री धारकों को नियुक्तियों की प्रक्रिया साफ हो गई है। आपकी आवाज के माध्यम से आज आपको सीधे रूबरू कराऊंगा विश्वनाथ शाह से इस खास इंटरव्यू में कि विश्वनाथ जी, जिस तरह से सुनने में आया है कि NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, उनको नियुक्तियों में स्थान दिया जाए, ऐसा एक आदेश भी हो गया है जिसका अभी जजमेंट पूर्ण रूप से आना बाकी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस संघर्ष के लिए और क्या क्या चुनौतियां रही और आज कैसा महसूस हो रहा है? देखिए सर, आप हमारे क्षेत्र के हैं, गदरपुर से हैं और स्थानीय विधायक के नजदीक के भी हैं, तो इस मामले को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और उस समय भी आप इसको काफी कवर किए थे जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे जी। जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी थे तब भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने ही कोर्स कराया और सरकार ही अपने कोर्स को लेकर के मुकर गई थी जी। किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल कारणों से मुकर गई थी, जिसके बाद से लड़ाई बड़ी कठिन रही। पहले हम हाई कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट से फिर हमको 3 महीना धरना प्रदर्शन करना पड़ा निदेशालय में देहरादून में। उसके बाद से सरकार SLP में चले गई, SLP में गलत सलत तथ्य दे करके डिप्लोमा को इनवैलिड करवा दिया जी। जब डिप्लोमा इनवैलिड हो गया तो जैसे डिप्लोमा इनवैलिड हुआ 23, आज भी मुझे याद है 28 नवंबर 2023 को डिप्लोमा इनवैलिड हुआ था। इसके साथ ही देश भर के 12 लाख छात्रों का जीवन अंधकार में हो गया था जी। और जिसको लेकर के चारों तरफ निराशाएं भर गई थी। कोई इसमें अब आगे बढ़ने को तैयार नहीं, सभी राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी कह दिए थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लोगों ने फिर से दोबारा से पढ़ाई शुरू की और इसमें इतनी घोर पढ़ाई की, एकदम कठिन से कठिन पढ़ाई की, मतलब जो इसमें तथ्य थे तथ्य को खोज के लाए और 3 महीने बाद हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, नवंबर में जो फैसला आया था उसको हमने 60 दिन का समय होता है रिव्यू करने का, हमने 60 दिन 60 दिन 15 दिन यानी कि 75 दिन बाद हमने उसको चैलेंज कर दिया था। जी विश्वनाथ जी, अगर बात की जाए तो NIOS DLED की बात करेंगे कि जिस तरह से B.Ed धारक होते हैं या पहले BTC से एजुकेशन विभाग में नियुक्तियां होती थी, तो NIOS को मान्यता क्यों नहीं दे रहा था शासन प्रशासन या प्रदेश सरकारें? तो कैसे लगा कि इसके लिए हमें कोर्ट जाना चाहिए या हमें और जो भी संघर्ष है उसको आगे बढ़ाना चाहिए? शिक्षा 1 to 5 के लिए जो शिक्षा के मानक तय करती है वो NCT तय करती है, उसके लिए बकायदे एक नोटिफिकेशन है, नियमावली है 2010 नियमावली 2010 में बनाई कि जिसमें लिखा गया है कि जो 1 से 5 तक जो छात्रों को, बच्चों को जो पढ़ाएंगे उनकी जो शैक्षिक योग्यता होगी वो क्या होगी। तो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित की NCT ने वो DLED किया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तो DLED किया। तो हमारे उत्तराखंड में जो संस्थान है वो एक क्या नाम है, एक जिले में करीब 50 ऐसे छात्र होते हैं जो जिनको ट्रेनिंग मिलती है, पूरे राज्य में 650 या समथिंग 600 के आसपास हर 2 साल बाद ट्रेंड होकर निकलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर नियुक्तियां होती हैं वो उनकी अपेक्षा ज्यादा होती हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में बच्चों की संख्या कम होती है और सीटें ज्यादा होती हैं जी। उसके बाद से जब ये RT एक्ट 2009 आया तो उसमें यह पाया गया कि 1 से 5 तक जितने बच्चे हैं उनको कोई भी अनट्रेन्ड टीचर नहीं पढ़ाएगा,
जी। तो जब अनट्रेन टीचर नहीं पढ़ाएगा तो इन सब इतनी भारी मात्रा में जितने प्राइवेट स्कूल थे और सरकारी संस्थान जितने भी थे, इतने भारी मात्रा में इतने बच्चों को सरकार द्वारा ट्रेन किया जाना असंभव था। तो केंद्र की मोदी सरकार ने इसका एक वो तैयार किया, स्ट्रक्चर तैयार किया और उन्होंने फैसला किया कि हम इसको ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से ये कोर्स करा सकते हैं और इसका जिम्मा लिया केंद्र सरकार की प्रायोजित संस्थान NIOS DLED ने। जी। तो जब ये कोर्स कराया गया तो उस समय जब प्रचार प्रसार किया गया तो उसमें भी बाकायदे यही कहा गया था कि यह कोर्स वही है जो आपके राज्य में, सभी राज्यों को यही कहा गया था जो आपके राज्य में DLED या BTC नाम से जाना जाता है और इसके मानक वही रहेंगे जो 2010 की नियमावली में है। तो जब मानक वही रहेंगे, कोर्स वही है, तो इनको अलग से करना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था हमें भी कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि जो रेगुलर DLED का जो कोर्स होता है वो 24 माह में पूरा होता है। 24 माह मतलब कि जरूरी नहीं है कि 24 महीना ही पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई भी हमने जो RTI लगाई है, सूचना का अधिकार लगाया, उसमें उनकी पढ़ाई भी 14 साढ़े 14 महीने में पूरी हो रही थी। बट क्योंकि उनके कागजों पे ही लिखा था कि 24 माह, लेकिन हमारे कागज में हमने जो वो किताबें पढ़ रहे थे, मानते हैं 5 किताबें वो पढ़ रहे थे, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मानते हैं 5 किताबें वो पढ़ रहे थे, 5 किताबें हमने ही पढ़ी, उन्हीं 5 किताबों को उन्होंने 24 महीने में पढ़ा, उन्हीं 5 किताबों को हमने 18 महीने में पूरा किया। अच्छा विश्वनाथ जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे जितने भी NIOS डिप्लोमा धारक हैं जो DLED किए हुए हैं, सरकार को उनको नियुक्ति ना देने के पीछे क्या कारण रहा होगा? सरकार को उनको नियुक्ति नहीं देने का पीछे सबसे बड़ा कारण था सरकार का अपना भ्रष्टाचार। जी। जहां से सरकार, मैं सीधा बोल रहा हूँ, जहां से सरकार को फायदा हुआ सरकार ने उनको ही रख दिया। जी। अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी आई थी बट हम लोग पहले से गरीब छात्र थे। ये कोर्स सर जी मैं बताऊं, ये कोर्स देश के 90% छात्र ऐसे थे जो गरीब थे, जी, निर्धन परिवार से, तो जो रेगुलर DLED कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उसकी फीस 1 लाख के आसपास होती है। जी। वो कर ही नहीं सकते थे और इसको जब केंद्र सरकार ने कराया तो इसकी फीस बहुत ही मामूली थी, 12 से 15 हजार के बीच में ये कोर्स हमारा पूरा हो गया था, तो इसको सबने किया। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये था कि भाई ये लोग कुछ तो दे ही नहीं पाएंगे, इनको क्या ही रखें हम। जी। जब हम प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, सब आजकल आप देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ सबका रुझान है, सरकारी में कोई नहीं जा रहा। तो प्राइवेट स्कूलों में जब हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं, तो सरकारी में क्यों नहीं दे सकते? अच्छा विशाल जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने NIOS DLED धारकों की लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी 10 दिसंबर को आपके हक में आ गया है, तो वो अभ्यर्थी जो इस लड़ाई में शामिल थे, उम्र की सीमा भी रही होगी, कई लोग इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मैं समझता हूं कि जो एक उनकी उम्र की सीमा होगी वो भी पार कर चुके होंगे, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या रहेगा? हमने सुप्रीम कोर्ट से यह बात रखी थी कि आपका जजमेंट 28 नवंबर 2023 को आया था, उसके बाद 1 साल तक जो एक्सपायर हो गए, जिनको भर्ती में लिया ही नहीं गया, उनके लिए क्या कीजिएगा? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल कुछ ऐसा कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये जो डिप्लोमा है सभी भर्तियों के लिए मान्य डिप्लोमा है। अगर कहीं ऐसा डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट होता है किसी राज्य में तो हम देखेंगे और इसको फिर हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे, इनकी उम्र में 1 साल की या जो भी समय उनका इसकी वजह से वेस्ट हुआ वो किया जाए। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए सबसे बड़ी संस्था है जिसने आपके हितों की लड़ाई को देखा, सुना, एक जजमेंट दिया, लेकिन वहां तक पहुंचने में क्या क्या चुनौतियां रही, किन लोगों ने आपका साथ दिया, कैसे सारी व्यवस्था हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साथ क्या देना है, पहले हमारे दूसरे नेता लोग लीड कर रहे थे, हम लोग उनको वॉच कर रहे थे जी। उन नेताओं से नहीं हो पाया ठीक से, कुछ आर्थिक प्रॉब्लम हो गई, मतलब आर्थिक गतिविधियां हो गई उसमें, तो उसकी वजह से बच्चों से विश्वास उठ गया, केस भी वो लोग हार गए। तो फिर जब सब हार गए, सब खत्म हो गए, तो हम उत्तराखंड के 63 लोगों ने मिलकर के बेड़ा उठाया था। उत्तराखंड से 63 लोग मेरे साथ आए थे और 63 लोगों ने 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किया था। उस 1.5 लाख में हमने रिव्यू लगाया। रिव्यू में जब पहला पॉजिटिव आया तो देश भर के 12 लाख छात्रों की निगाहें हम पे आए और जिसके बाद से सबने मेरा मिलजुल कर सभी ने मतलब सहयोग किया और भारी मात्रा में सहयोग किया, जिसमें कि हर हियरिंग पे हम जो कोर्ट फीस दे रहे थे लाखों में दे रहे थे, मतलब 3-3 4-4 सीनियर बड़े बड़े वकील ला रहे थे, जज रैंक के सीनियर वकील ला रहे थे, गोपाल शंकर नारायण जो संवैधानिक विशेषज्ञ उनको भी हमने रखा था, DS नायडू को भी रखा था, अनुप्रिया मैडम को भी रखा था, मनदीप सिंह कालरा थे, मतलब इस तरह से करके तमाम बड़े बड़े वकीलों को रखा था हमने और इसमें भरपूर सहयोग दिया पूरे देश के 12 लाख बच्चों ने। तो अगर बात की जाए कि उत्तराखंड से आगाज हुआ और पूरे देश के
एनआईओएस डीएलएड को इसका लाभ मिलेगा, यही है ना जी। तो क्या और कहना चाहेंगे, क्या और संदेश होगा आपका? संदेश यही है कि चूंकि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने इस कोर्स को चैलेंज किया था जी। और उत्तराखंड सरकार ने इसको इनवैलिड करा दिया। उसके बाद से हमने बेड़ा उठाया कि भाई उत्तराखंड सरकार ने तो इसको इनवैलिड करा दिया, कलंक तो ले लिया अपने ऊपर ही कि अपने कोर्स को केंद्र ने, इनके मोदी सरकार ने कोर्स बनाया और इन्हीं की बीजेपी सरकार ने कोर्स को इनवैलिड करा दिया जी। फिर हमने बेड़ा उठाया कि उत्तराखंड पे हम कलंक नहीं आने देंगे, ये पाप नहीं आने देंगे कि उत्तराखंड ने इतने सारे बच्चों के साथ अन्याय किया। तो हमने कहा कि जब हमसे डिप्लोमा इनवैलिड हुआ है तो हम ही इसको वैलिड करके देंगे जी। तो हमने वैलिड किया और अब हम सभी बच्चों से वो करते हैं कि आप अपनी अपनी जॉब की तैयारी कीजिए। अब जो भी आने वाली भर्ती है आपको उसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। आप मेहनत से तैयारी कीजिए, सीटेट निकालिए और जो भी परीक्षा होती है उसको पास कीजिए और आप 1 to 5 टीचर बनिए। विश्वनाथ जी एक चीज और कहना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि विश्वनाथ शाह हमारे ग्राम बकेनिया जो गदरपुर तहसील क्षेत्र का एक दूरस्थ सीमावर्ती गांव है, वहां के रहने वाले हैं और आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं लोगों को। और क्या और अगर हम ये कहना चाहें कि अगर किसी भी जरूरतमंद को अगर आपकी भी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने अपना चैनल इसीलिए यूट्यूब पे क्रिएट कर दिया है जी। और मैंने कहा है कि जो भी असहाय लोग जिनको जानकारी नहीं है न्यायालय के बारे में, संविधान के बारे में, मैं उनके लिए हर कदम उनके साथ खड़ा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिलें भी आसान होती हैं, और मैं समझता हूं कि जैसा कि आपके बारे में जाहिर है कि आप दिव्यांग हैं, लेकिन आप शरीर से जरूर दिव्यांग हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप दिमाग से और अपनी कलम के जो धार है आपकी, उससे आप बहुत ही मजबूत हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और एक क्या संदेश देना चाहेंगे इस समाज को कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपने हित के लिए कैसे लड़ाई लड़े और क्या और ऐसा कर दिखाए कि आपकी तरह ही उसकी जो आगे मंजिलें हैं वो आसान होती रहे? सबसे पहले उनको सच को स्वीकार करना होगा जी। सामने वाले नहीं देखना होगा कि सामने वाला कौन है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, गलत है तो गलत है और अपनी आवाज, अपनी बात को रखने का वो जुनून रखता हो जी। मैंने जो कहा है सही है और वो जो कह रहा है वास्तव में सही भी हो तो जरूर कामयाब होगा। और उसको अपने आसपास सदैव एक अदृश्य शक्ति को सोच करके चलना चाहिए। मेरे साथ कोई है, कोई नहीं है मेरे साथ। आदमी कहता है ना कोई नहीं है मेरे साथ, आप देखते होंगे कोई कहता है मेरे साथ कौन है, कौन है, कौन है, लेकिन उसको ये मान के चलना होगा तेरे साथ तो वो है जो किसी के साथ नहीं है। बिल्कुल, वो अपने आप कामयाब हो जाएगा। मैंने यही सोचा जी। देखिए आपने सुना विश्वनाथ शाह जी को, एक बहुत ही मजबूत जज्बे के साथ, एक विश्वास के साथ, और ये सब चुनौतियों का सामना करते हुए विश्वनाथ शाह की जो पहल है वो रंग ले आई है। एनआईओएस डीएलएड को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मंजूरी मिल गई है और जल्द ही वो आदेश भी जारी हो जाएगा जो देश के लाखों एनआईओएस डीएलएड धारकों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपकी आवाज से मैं जसपाल डोगरा चाहूंगा कि आप इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, फॉलो करें और बने रहें आपकी आवाज के साथ। धन्यवाद।